हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS एजुकेशन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी BPSC असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की क्लास। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। ऑल्दो एग्ज़ाम अभी फिक्स डेट नहीं है, बट फिर भी आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से रखिए। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमें स्पेशली देखना है पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कैसे वर्क कर रही है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए, सॉलिड को मैनेज करने के लिए, सॉलिड वेस्ट को, और क्या उसके लिए चैलेंजेस हैं, क्या उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और उसने पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशंस या कुछ कैंपेन वगैरह अगर जो भी लॉन्च किए हैं तो वो क्या हैं, वो आज हमें देखनी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें एक छोटे से स्लोगन की, तो पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपने जो भी उसके कैंपेन होते हैं उनमें यूज़ करती है, कुछ हम करें कुछ आप करें और मिलकर एक नया प्रयास करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टडी फॉर बिहार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो साइलेंट फीचर्स ऑफ एग्जिस्टिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस इज प्रोवाइडिंग म्यूनसिपल अलाइड सिविक सर्विस अक्रॉस इट्स 75 वार्ड्स। आपको पता होगा कि जो पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसमें 75 वार्ड्स आते हैं और वो 6 डिविजन्स में डिवाइड है, ये आपको पता होगा। अगर किसी को नहीं पता है, बिकॉज़ चूँकि वहाँ पर निगम ही काफ़ी हैं, तो अगर किसी को नहीं पता है तो आप लोग इस वीडियो से कवर कर सकते हैं कि कितने वहाँ पर वार्ड्स हैं, कितने डिविजन्स हैं। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के ऊपर ही, बिकॉज़ आपने अगर शॉर्ट्स देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस का ध्येय वाक्य क्या है। तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के ऊपर ही आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, तो आपको पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ज़रूर कवर करना होगा। तो उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो अभी फ़िलहाल हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी अगर हमें पढ़ना होगा तो मेनली या तो हमें सारी निगम को पढ़ें, हम जितने भी हमारे पास निगम्स हैं, या फिर हम अगर पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को भी कवर कर लेते हैं तो उससे भी हमारा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने अभी पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ही कवर करा है, बट एक पूरा जो भी आपका पूरे स्टेट का है रिज़ल्ट, तो उसको मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही आपको प्रेजेंट कर सकता हूँ। इसलिए अभी हम पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ही स्टडी करेंगे। तो पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 75 वार्ड्स हैं और वो क्या पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशंस करती है वो हम आगे देख लेंगे। एज ऑफ नाउ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इज़ नॉट सिस्टमेटिक, साइंटिफिक एंड sound in Patna municipal area. Serious efforts are on to make the solid waste management system systematic and scientific. अभी तक थोड़े टाइम पहले की बात करें तो उतना साइंटिफिक नहीं था, क्योंकि आपको पता होगा कि डस्टबिन भरे रहते थे, उतना ज़्यादा लोग स्वच्छता के प्रति ध्यान नहीं देते थे, ना उनके पास इतने कोई एजुकेशनल एक्सपर्ट थे, साइंटिफिक एक्सपर्ट। क्योंकि सॉलिड वेस्ट को भी अगर मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए भी हमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। कोई ऐसा काम नहीं है कि कोई भी आएगा और सॉलिड वेस्ट को मैनेज कर सकता है। उसके लिए एक साइंटिफिक नॉलेज की, एक स्पेशल नॉलेज की स्टडी की ज़रूरत होती है। उसी से के अगर अकॉर्डिंग हम करते हैं बेस्ट को तो बेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं हम। तो वो एक्सपर्ट्स पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास नहीं थे। इवन अगर हम पूरी कंट्री की बात करें तो हमारे पास उतने अच्छे एक्सपर्ट्स नहीं हैं बेस्ट को मैनेज करने के लिए, ना ही हम उनको ट्रेन करते हैं। हम लोग अगर कोई रिक्रूटमेंट भी निकालते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के लिए भी, तो हमारी पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि हमारा जैसे हर एग्ज़ाम के लिए बच्चों को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया होता है हिस्ट्री ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट जीएस के दे दिए एग्ज़ाम पेपर में, तो वही हम लोग म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के एग्ज़ाम में भी रखते थे। हम कोई उनके लिए स्पेशल नॉलेज इन द फील्ड, जिस फील्ड के लिए वो रिक्रूट किए जा रहे हैं तो उस फील्ड में हम उनकी नॉलेज चेक ही नहीं करते थे, या हम एलिजिबिलिटी भी उनके लिए उस फील्ड के जैसी नहीं रखते थे जिस फील्ड में वो जा रहे हैं। बट अब कुछ एक्सपर्ट्स आने स्टार्ट हुए हैं, चाहे वो पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हो, चाहे वो अदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हो पूरी कंट्री की, तो अब एक्सपर्ट्स आने शुरू हुए हैं। इवन अगर आप बात करें कि मिनिस्ट्रीज़ में, तो वहाँ पे आप स्पेशल नॉलेज वाले एक्सपर्ट्स इतने देख सकते हो
कि वो फॉरेन से भी डॉक्टरेट करके आए हैं सिर्फ वेस्ट को मैनेज करने के लिए। तो ये चेंज है कि अब हम वेस्ट को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास एक पर्टिकुलर और साइंटिफिक नॉलेज है उसी फील्ड में, साइंटिफिक फील्ड उसी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए साइंटिफिक नॉलेज हमारे पास है, अप टू डेट नॉलेज है। ओके, तो इसलिए पहले हमारे पास नॉलेज नहीं थी और उतना सफाई की तरफ ध्यान भी नहीं देते थे। तो वेस्ट जनरेशन की अगर हम एक अप्रॉक्स आइडिया निकाल लें पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कि कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है, तो क्योंकि मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया कि जब तक हमारे पास वो नहीं होंगे, आंकड़े नहीं होंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे पास एक्चुअल्स नंबर होने चाहिए कि कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है, आगे की प्रेडिक्शंस होनी चाहिए कि कितना वेस्ट आने वाले टाइम पर जनरेट होगा, कितना लोड होगा एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर, कितना लोड होगा एक वार्ड के ऊपर। तभी हम लोग अपनी पॉलिसीज़ को अच्छे से बना सकते हैं। जब जब तक हम एडवांस स्टडी में नहीं चलेंगे तब तक हम अपनी पॉलिसीज़ को नहीं बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम कोई भी सिटी आज के टाइम पर अगर कोई सिटी डिज़ाइन करते हैं तो हम देख के चलते हैं कि आने वाले टाइम पर हम प्लानिंग करते हैं आने वाले 100 ईयर्स में कितनी पॉपुलेशन बढ़ सकती है, उस टाइप से मैनेजमेंट किस टाइप से होना चाहिए, वो बेस्ट सिटी होती है। तो अगर हम पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो उसके लिए भी हमें आगे के प्रेडिक्शंस को लेके चलना पड़ता है कि इतने साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद इतना कूड़ा जनरेट होगा, इतना लोड पड़ेगा, तो हमें उसके लिए आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी। ओके, तो एट प्रेजेंट 1400 से 1500 टन पर डे वेस्ट जनरेट करता था पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, पर कैपिटा जनरेशन इज अप्रॉक्स 550 ग्राम टू 650 ग्राम्स। अगर हम पॉपुलेशन से जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको डिवाइड कर दें तो पर कैपिटा आ जाएगा। ठीक है, तो इतना पर कैपिटा जनरेट करता है। अब उसमें एक 2 साल का बच्चा भी है, एक 50 साल का बच्चा भी है, 50 साल का इंसान भी है। तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि 5 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा तो इतना वेस्ट जनरेट नहीं करेगा। तो एक जो एडल्ट होता है तो वो 550 ग्राम से भी ज़्यादा वेस्ट पर डे का जनरेट करता है अगर हम आंकड़ों की बात करें तो। ओके, और ये आंकड़े बिल्कुल अपडेटेड नहीं है, ये आंकड़े पुराने हैं। ठीक है, तो आप खुद से सोच सकते हो कि आज के टाइम पे की अगर हम बात करें तो आप लोग अप्रॉक्स 760 750 इस टाइप से तो वेस्ट जनरेट करते ही होंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास जो आंकड़े हैं तो वो यही हैं कि 650 550 अप्रॉक्स ग्राम्स आप जनरेट करते हो वेस्ट पर डे। इट वॉज 1010 टन्स पर डे इन 2011। तब से अगर हम 18 19 20 की बात करें तो उस टाइम पे इतना हो गया है। ठीक है, ये 2011 में जब सेंसस हुई थी ना तो उस टाइम पे एक्चुअल आंकड़े मिल जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे अगर गवर्नमेंट आंकड़े नहीं इकट्ठा करती है तो कुछ एनजीओज होते हैं वो लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, वो ऐसे कलेक्शंस कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे अनुमान लगा लेते हैं ताकि अच्छे से वेस्ट को मैनेज कर सकें। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट आंकड़े नहीं है अब प्रेजेंट टाइम पे, बट पुराने हैं, उन्हीं से हम अपने प्रेडिक्शंस लगा सकते हैं। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट इन कमिंग ईयर्स दिस जनरेशन क्वांटिटी बाउंड टू इंक्रीज। ऑब्वियस सी बात है कि आने वाले टाइम पर वेस्ट जनरेशन इंक्रीज करेगा ही करेगा, बिकॉज हम लोग जिस स्टेज पे हैं इकोनॉमी, आपको पता होगा कि डेवलपमेंट का जो स्टेज होता है ना एक कंट्री का, हम अभी विकासशील है, अंडर डेवलपिंग है। जब डेवलपिंग होती है ना कंट्री तो वो ज़्यादा वेस्ट जनरेट करती है। अगर आप डेवलप्ड पे आ जाओगे तो फिर भी वेस्ट कम जनरेट कर सकते हो। लेकिन जब आप डेवलप करते हो, डेवलपिंग करते हो अपने आप को, डेवलपिंग स्टेटस में आपका वेस्ट ज़्यादा जनरेट होता है, बिकॉज हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहे हैं, हम नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, नई नई चीज़ें हम अपना रहे हैं। ठीक है, हमारी ग्रोथ बढ़ रही है तो हमारे पास पैसा भी आ रहा है, तो हम नई चीज़ें खरीदते हैं, परचेज करते हैं, थ्रो एंड यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी को भी हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं एक अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ की। ठीक है, तो उस वजह से भी हमारे पास कुछ इम्पैक्ट पड़ता है कि हम बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट करते हैं। नाउ अगर अगर हम डेवलप्ड में आ जाए, अंडर डेवलपिंग से अगर हम डेवलप्ड में आ जाएं तो हम वेस्ट जनरेट करते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारी इकॉनमी बहुत अच्छी हो जाती है, हम वेस्ट तो जनरेट करते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजीज़ आ जाती हैं कि हम कोई भी टेक्नोलॉजी परचेज कर सकते हैं। चाहे अगर हम खुद से डेवलप नहीं करते हैं तो हम कोई भी टेक्नोलॉजी फॉरेन से परचेज कर सकते हैं। बहुत सारी फॉरेन टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कोई भी बेच देता है कंट्री,
और हम कितनी ही लगा सकते हैं। आज के टाइम पर हमें देखना पड़ता है कि हमारे पास उतना पैसा नहीं है। अगर हम स्मोक टावर लगाएं तो एक लगाएं, अगर हम इंसिनरेशन लगाएं तो आधे से काम चल जाए तो आधा ही लगा लें इंसिनरेशन, तो क्योंकि महंगा पड़ता है। लेकिन जब हम डेवलप्ड हो जाएंगे तो हमारे पास पैसा ज़्यादा होगा, तो हम एक की जगह 10 इंसिनरेशंस भी लगा सकते हैं। इसलिए डेवलपिंग जब स्टेज होता है तो उस स्टेज में वेस्ट थोड़ा ज़्यादा जनरेट होता है और हम इकोसिस्टम को या एनवायरनमेंट को उतना ध्यान में नहीं रखते हैं, बिकॉज हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हम अपना स्टेटस डेवलपिंग से डेवलप्ड पे लेके जाएं। ओके, नाउ करंट इश्यूज या चैलेंजेस क्या हैं बिहार में कि इतना वेस्ट जनरेट हो रहा है, या फिर अभी भी बिहार को अगर कोई दूसरा स्टेट भी देखता है तो इस स्टेटस के साथ देखता है कि बिहार गंदा ही होगा। ओके, तो कुछ तो प्रॉब्लम्स होंगी बिहार में। क्यों हम सूरत को ऐसा नहीं कहते हैं या इंदौर को हम ऐसा नहीं कहते हैं कि गंदा ही होगा? या फिर स्वच्छता सर्वेक्षण की भी अगर हम बात करें, चलो ये एक माइंडसेट गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर हम स्वच्छता सर्वेक्षण की बात करें तो उसमें भी बिहार, पटना जो कैपिटल है बिहार की, तो उसकी रैंकिंग काफ़ी क्या सबसे लोएस्ट ही रहती है। ओके, तो कुछ तो रीजंस होंगे उसके। क्या रीजंस हैं? पटना द कैपिटल ऑफ बिहार इज अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन सिटी इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। आपको पता होगा कि डेंसिटी सबसे ज़्यादा बिहार की है, और पटना की बात करें तो और भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, बिहार की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है सारे स्टेट्स में। ऑल्दो अगर हम बात करें दिल्ली की तो वो बहुत ज़्यादा डेंस है, बट अगर हम बाय एरिया अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी बिहार की है। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग कर रहा है स्टेट। पटना इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन बिहार। पटना कैपिटल है तो लार्जेस्ट सिटी होगा ही होगा। ओके, विच कंटिन्यू टू बी वन ऑफ द लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट इन द कंट्री। ओके, अगर हम स्टेट्स में बात करें तो ये लीस्ट अर्बनाइज्ड है, बिकॉज आपको पता होगा कि पटना, बिहार पूरा ही उतना ज़्यादा प्रॉस्पेरस था, हिस्ट्री में प्रॉस्पेरस था, लेकिन चूंकि अब उसकी जोग्राफिकल्स कंडीशंस भी अगर आप देखें या कुछ पॉलिटिकल इंटरवेंशंस भी अगर आप देखें, पॉलिटिकल इंटरवेंशंस देखें, तो उतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाया है अगर हम 1947 से बात करें तो बिहार, अदर कंपैरिजन स्टेट्स के कंपैरिजन में। ठीक है, अब ये कुछ भी कह सकते हो, आपकी राजनेताओं की इच्छा शक्ति उतनी नहीं थी, या फिर लोगों की इच्छा शक्ति नहीं थी, क्योंकि अगर लोग भी, बिकॉज अगर आंकड़े देखें हम तो पटना से बहुत सारे, बिहार से बहुत सारे लोग आईआईटीज़ में ज्वाइन करते हैं, इवन वो फॉरेन कंट्रीज चले जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए, लाइक दैट आनंद कुमार। ओके, आनंद सर की तरह उन्हें कुछ करना चाहिए, अपने स्टेट की तरफ ध्यान देना चाहिए, यहीं पे जॉब करनी चाहिए। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, आप कुछ भी रीजन सोच सकते हो उनकी। अब अगर हम बात करें कि क्या चैलेंजेस थे या क्या इश्यूज हैं कि पटना या बिहार आज भी उतना अच्छा स्टेट नहीं बना हुआ है, आज भी वहाँ पर सॉलिड वेस्ट की प्रॉब्लम्स हैं। आज भी अगर हम बात करें तो स्वच्छता सर्वेक्षण में उसकी रैंक पीछे ही आती है। तो सबसे पहली बात पॉवर्टी। आपको पता होगा कि बिहार में लोएस्ट इनकम है, बिहार में माइग्रेंट्स ज़्यादा रहते हैं, वो लोग इनकम के लिए दूसरी जगह जाते हैं। जबकि हम अगर देखें तो बिहार में खनिज काफ़ी सारे होते हैं, ओर्स बहुत होते हैं, लेकिन जो कि डिवाइड ऐसे हुआ स्टेट बिहार कि उसका ओर्स वाला पार्ट जो है वो झारखंड में चला गया, तो उस वजह से वहाँ पे ओर्स अब उतने ज़्यादा नहीं है। ऑल दो सोना भी पाया जाता है बिहार में, लेकिन उतना इफ़ेक्टिव नहीं है कि हम एक्सट्रैक्शन करें तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल हो। हम उसमें पैसा ज़्यादा लगाएंगे उतना एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम वहाँ के सोने को भी एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और भी ओर्स हैं बट हम उनको भी इतना एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं। ओके, तो अभी माइग्रेंट्स क्या होते हैं, जाते हैं माइग्रेट करते हैं, बिहार से महाराष्ट्र में जाते हैं, बिहार से अहमदाबाद में जाते हैं, किसी और भी स्टेट में जा सकते हैं, दिल्ली में बहुत सारे वर्कर्स जाते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पॉवर्टी। जितना ज़्यादा पॉवर्टी बिहार में है उतनी शायद और किसी स्टेट में ना हो, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश की ही हम बात करते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा पॉवर्टी है। ओके, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉवर्टी है वहाँ पर। अगर हम वहाँ के लोगों को प्रॉस्पेरस बना दें तो शायद कुछ सिचुएशंस चेंज हो सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ज्योग्राफी, बिकॉज ज्योग्राफी आपको पता होगा हर साल बाढ़ आती है। ठीक है, तो आपने कुछ भी कर लीजिए, कितना ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लीजिए, वो सब बेस्ट चले जाना है। तो एक प्रॉब्लम ये भी है कि ज्योग्राफी बिहार की इस टाइप की है कि वहाँ पर हम बेस्ट को उतने अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें लैक ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है,
लैक ऑफ रिसोर्सेज इन द सेंस कि हमारे पास फंड भी उतना नहीं है। ओके, अदरवाइज अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज बिहार के पास काफ़ी हैं, बट हम अगर कैपिटल रिसोर्सेज, इकोनॉमिकल रिसोर्सेज की बात करें तो वो हमारे पास थोड़े कम है अदर स्टेट के कंपैरिजन में। ओके, नेक्स्ट, लैक ऑफ बिलनेस। अगर हम बात करें इच्छा शक्ति की, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, चाहे वो जो नॉर्मल आमजन है, मतलब जनता है, पॉपुलेशंस है, ठीक है, तो जो रेजिडेंट हैं वहाँ के, तो उन लोगों की भी बिलनेस उतनी नहीं है, क्योंकि एक माइंडसेट हो जाता है कि बहुत सारे टाइम से अगर हमने उतने अच्छे से सफाई नहीं की थी तो अब हम अचानक से नहीं अपना सकते हैं। ठीक है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हों, चाहे वो रेजिडेंशियल्स हों। तो एक लैक ऑफ बिलनेस भी है कि इच्छा शक्ति ही नहीं है लोगों की कि वो सफाई में करें, योगदान दें। लेकिन अब माइंडसेट बदल रहा है, अब बिहार बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस कर रहा है। अब बिहार की रैंकिंग भी आप देख सकते हो, चाहे वो कोई भी इंडेक्स हो, हर इंडेक्स में बिहार अच्छे से इंप्रूव कर रहा है। चाहे आप देख सकते हो स्वच्छता सर्वेक्षण में पश्चिमी चंपारण जिले ने अवार्ड जीता। ईस्ट ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पश्चिमी चंपारण जीता। ठीक है, उसने वाटर मैनेजमेंट अच्छे से किया। ठीक है, और अगर हम स्वच्छता सर्वेक्षण की बात करें तो उसमें भी पटना की रैंकिंग इंप्रूव हो रही है। इसके अलावा टेक्निकल नॉलेज, हमारे पास एक्सपर्ट जब कंट्री में ही नहीं है तो बिहार में स्पेशल टेक्निकल एक्सपर्ट कहाँ से आएंगे, या बिहार कहाँ से रिक्रूट करेगा टेक्निकल एक्सपर्ट्स को। तो एक प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि हमारे पास उतने टेक्निकल एक्सपर्ट्स नहीं है। इसके अलावा डाइवर्सिटी ऑफ बेस्ड की डाइवर्सिटी ऑल दो सभी स्टेट में है तो बिहार में भी होगी, तो इसलिए एक डाइवर्सिटी ऑफ बेस्ड भी आप कह सकते हो कि रीज़न है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है या फिर इतनी बड़ी प्रॉब्लम को फेस करता है बिहार बेस्ड मैनेजमेंट में। इसके अलावा अगर हम बात करें माइग्रेशंस, तो वही पॉवर्टी से रिलेटेड है कि माइग्रेशंस बहुत ज़्यादा माइग्रेट करते हैं वर्कर्स पटना बिहार से किसी अदर स्टेट में, चूँकि पॉवर्टी है। ओके, अगर हम बात करें वन ऑफ द बिगेस्ट सॉलिड बेस्ड मैनेजमेंट चैलेंज इन द इज़ द लैक ऑफ स्पेस। क्योंकि आपको पता होगा कि हाईली डेंस है। ओके, तो जहाँ हाईली डेंस होगा तो वहाँ पे वेस्ट भी जनरेट होगा ज़्यादा। और आपको पता होगा हाईली अगर डेंस है, कोई भी सिटी आपको देखते हैं पुरानी बनी हुई है, आज के टाइम पर सिटी बन रही है चौड़ी चौड़ी बन रही है, बड़ी बड़ी सिटीज़ बन रही हैं, उसमें आप प्रॉपर देख सकते हो कि सड़क वगैरह होगी ताकि वहाँ पे बड़े व्हीकल्स जा सकें, कंजेस्टेड नहीं होगा एरिया। ठीक है, अगर बड़े व्हीकल्स जा सकते हैं तो वो इजीली आपका वेस्ट भी लेके जा सकती हैं, गाड़ियाँ आएंगी कलेक्ट करेंगी वेस्ट को आपके घर से, तो वो अच्छे से मैनेज कर सकते हैं वेस्ट को। लेकिन अगर आप कंजेस्टेड सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे जब व्हीकल्स नहीं जा सकते हैं, ठीक है, तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के व्हीकल्स भी नहीं जा सकते हैं, तो मैनुअली वेस्ट को कलेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अगर हम बात करें आज की, बिकॉज मैनुअली अब कोई भी नहीं करना चाहता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि हमारा बिहार जो है वो हाईली डेंस है, इस वजह से वहाँ पर वेस्ट की प्रॉब्लम आती है मैनेज करने की। अर्बन dwellers live in congested space with very little motivations and awareness। अब हमारे जो रेजिडेंशियल्स हैं बिहार के, तो ना तो उनके पास इतना मोटिवेशंस है, ना ही उनके पास अवेयरनेस है कि वो खुद से वेस्ट को मैनेज करें। ओके, ठीक है, तो अगर हम कैंपेन चलाएं तो वो उतने मोटिवेट ही नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अर्बन रूरल एरियाज़ में रहते हैं, वहाँ उन्हें इतनी कैंपेन का पता ही नहीं लगता है, तो वो उतने अवेयर नहीं हो पाते हैं टू थिंक एंड एक्ट रेस्पॉन्सिबली रिगार्डिंग द हाउस होल्ड बेस्ड दैट दे जनरेट। ठीक है, तो वो सोचते हैं कि बेस्ट जनरेट कर रहे हैं, ओके हम करेंगे, लेकिन अब उसको मैनेज भी तो करना चाहिए, बट वो मैनेज नहीं करते हैं। वेयर इट इज़ गोइंग एंड हाउ इट इज़ प्रोसेस्ड, वो सोचते नहीं है कि हमने बेस जनरेट तो कर लिया, लेकिन कहाँ वो जाएगा या कैसे वो प्रोसेस्ड होगा, इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। द जनरल परसेप्शंस क्या है हमारी अमंग सिटीजन्स इज दैट द गवर्नमेंट बेस्ड कलेक्शन इनिशिएटिव्स आउटस्टैंडिंग्स एंड ब्रिंगिंग ए चेंज इन द सिटी। हमारी अवधारणा क्या होती है, हमारा दिमाग क्या सोचता है कि सरकार जो भी कर रही है बहुत अच्छे से कर रही है, सारा बेस्ट सरकार ही मैनेज कर लेगी, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, सरकार तो बहुत अच्छे से काम कर रही है, उसके पास बहुत सारे साधन हैं, हम लोग ये सोचने लगते हैं। ठीक है, सरकार ही को ही करने दो, ये सारे काम सरकार ही करेगी, उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी ही जिम्मेदारी है। ओके, on the other hand, one section of Patna population still lives with its ritual, cultural values and ties with ample knowledge of waste management, especially organic waste recycling practice। अब कुछ सेक्शंस क्या हैं या कोई कम्युनिटी, पोर्शन ऑफ कम्युनिटी क्या है कि वो अपने रिचुअल्स के साथ रहता है, मतलब उसके जो अनुष्ठान धार्मिक रीति रिवाज हैं पुराने, उन्हीं के साथ आज के टाइम पर भी रहता है। अगर वहाँ पे जाओगे समझाने तो वो नहीं मानते हैं।
वो लोग कहते हैं नहीं, हम लोग पहले टाइम पर ऐसा नहीं करते थे, तो हम आज के टाइम पर वो टेक्नोलॉजीज क्यों अपना लें, हम वेस्ट को क्यों मैनेज करने लगे। अगर वो कहने लगे कि हम तो पहले गड्ढा खोद के दबाते थे कूड़े को, आज के टाइम पे तुम हमारा कूड़ा ले जाते हो, हम नहीं, ऐसा नहीं करने देंगे, ऐसा भी कह सकते हैं ना। तो कुछ उनके रिचुअल्स हैं, वो उनके अकॉर्डिंग ही करते हैं, इसलिए उन लोगों को समझाना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है, लेकिन हमें प्रयास करने होंगे। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स थी कि पटना आज के टाइम पर भी, या बिहार आज के टाइम पर भी इंडेक्स में लोएस्ट पोजीशंस पर क्यों रहता है, रैंक उसकी लोएस्ट क्यों रहती है, ये कुछ रीजंस थे। ठीक है, लेकिन हमें सोल्यूशंस तो ढूंढने होंगे। अब सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं? बिहार को अपने बेस को मैनेजमेंट करने के लिए, इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए, अपनी रैंकिंग को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए, हो रही है लेकिन धीरे हो रही है, स्टीडी चेंज आ रहा है। अगर हम फास्टेस्ट चेंज करें, ठीक है, तो उसके लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए बिहार को? ये सॉल्यूशंस तो आपको देने पड़ेंगे ना। अगर आप रिक्रूट होते हो तो आपको सॉल्यूशंस आपके पास होने चाहिए। सबसे बेस्ट क्या होता है कि आपके पास सॉल्यूशंस होना चाहिए किसी भी चीज़ का। तो सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं बेस्ट को मैनेज करने के लिए, अगर बिहार के रिगार्ड में हम बात करें तो सबसे पहली बात है कि फंड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है बिहार में, ठीक है, आप फंड प्रोवाइड करा दो, कुछ ना कुछ सोल्यूशंस निकलेगा ही, चाहे वो गवर्नमेंट को आप प्रोवाइड कराओ, चाहे वो इंडिविजुअल लोगों को आप प्रोवाइड कराओ, किसे भी प्रोवाइड कराओ, सोल्यूशंस जरूर निकलेगा। क्योंकि पॉवर्टी ही सबसे बड़ा रीज़न होती है कि हम कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। आप फंड प्रोवाइड करा दो, चाहे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस को करा दो, चाहे इंडिविजुअली आप एक एक इंसान को करा दो कि भाई तू कूड़े को मैनेज कर, तुझे महीने के 5,000 रुपये मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है वो करेगा ही करेगा। ओके, तो सबसे बड़ी रीजन है कि आप फंड प्रोवाइड करा दो, सबसे बड़ा सोल्यूशन है आप फंड प्रोवाइड करा दो। नेक्स्ट, पंक्चुअलिटी। मतलब आपके जो भी बेस्ट को मैनेजमेंट करने वाले स्टेक होल्डर्स हैं तो वो पंक्चुअल होने चाहिए। अगर उन्हें बेस कलेक्ट करने आना है तो डेली बेसिस पे आना चाहिए। अगर वो कोई भी कैंपेन चला रहे हैं तो उसको अप टू डेट, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हमने कोई भी कैंपेन लॉन्च किया है तो हम उसको अच्छे से कंप्लीट करें। इसके अलावा इको फ्रेंडली, जितना लोग इको फ्रेंडली होंगे तो उतना वेस्ट को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, वेस्ट कम जनरेट करेंगे। इसके अलावा टेक्निकल नॉलेज होनी ही होनी चाहिए। टेक्निकल नॉलेज जितनी हमारे पास होगी, एक्सपर्ट जितने हमारे पास होंगे इस रिगार्ड में, वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्ड में, तो हमारे लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि हम वेस्ट को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशन, अवेयरनेस या एजुकेशन सेम है। जितना आप एजुकेट करोगे पीपल्स को तो वो वेस्ट को मैनेजमेंट करना सीखेंगे, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम्स पता लगेंगी कि वेस्ट को अगर हम मैनेज नहीं करते हैं तो हमारे पास कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं, या फिर हम किस प्रॉब्लम को फेस करेंगे आने वाले टाइम पर अगर हम वेस्ट को मैनेज नहीं करेंगे। अगर हम वेस्ट को मैनेजमेंट कर ले तो क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं आने वाले टाइम पर, हम एनर्जी के कौन से रिसोर्स, या फिर इकॉनमी हमारी कैसे बूस्टर कर सकते हैं, क्योंकि वेल्थ, वेस्ट टू वेल्थ कंसेप्ट आपको पता ही होगा। ठीक है, तो एजुकेट कर दीजिए, आप उनको अवेयर कर दीजिए। इसके अलावा इंसेंटिव्स या अवार्ड्स, आप अगर इंसेंटिव्स या अवार्ड्स देते हैं जनता को, पॉपुलेशन को, तो वो इनडायरेक्टली, अगर डायरेक्टली भी नहीं है इन्वॉल्व तो वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएंगे, चाहे आप क्या ग्रीडी पीपल्स हो। क्योंकि अगर आप कुछ छोटा मोटा लालच कुछ भी दें तो अगर कोई लालची है तो वो भी इंस्पायर होगा कि हाँ हमें भी वेस्ट मैनेजमेंट करना चाहिए। अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है, अवेयर है, तो वो तो होगा ही होगा। तो आप इंसेंटिव्स दीजिए। ये देखा गया है कि जहाँ पर कोई म्यूनसिपैलिटी इंसेंटिव देती है तो वहाँ के लोग अच्छे से वेस्ट को मैनेज करते हैं, तो इसलिए आप चाहे तो इंसेंटिव भी दे सकते हैं। इसके अलावा पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, आप इन पॉलिसीज़ को, जो भी आप पॉलिसीज़ बना रहे हो तो उनको पॉलिसीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट कीजिए, तो बेस्ट ऑब्वियस सी बात है जनरेट कम होगा और मैनेज अच्छे से होगा। इसके अलावा कॉरपोरेशन, जितना कॉरपोरेशंस सोसाइटी के मेंबर्स हैं, जितनी कॉरपोरेशंस आपके रेजिडेंशियल्स हैं और गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, तो जितना कॉपरेट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से बेस को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा रिकॉग्निशन, आप कोई भी अगर इंडिविजुअली अच्छे से काम कर रहा है आप उसको रिकॉग्नाइज कीजिए, आप उसको सम्मानित कीजिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे उसे भी खुशी होगी, उसको देख के और लोग भी इंस्पायर होंगे कि भाई इसको सरकार ने सम्मानित किया, मुझे भी ऐसा काम करना चाहिए, मुझे भी सम्मानित करेंगे। तो आप उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हो, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो इंडिविजुअल हो, तो आप उनको रिकॉग्नाइज कीजिए, बहुत अच्छी स्कीम है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्कीम्स, आप अच्छी अच्छी स्कीम्स बनाइए, ठीक है, अट्रैक्टिव स्कीम्स बनाइए कि बेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए कुछ भी नई स्कीम बना दीजिए, लोग अट्रैक्ट होंगे और बेस्ट को मैनेज करना सीखेंगे। ओके, तो आप देख सकते हो कि पटना, अब पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन
कुछ ना कुछ कैंपेन लॉन्च करता ही रहता है। आप अपने एरिया में देख सकते हो कि बेस्ट कलेक्शंस व्हीकल्स आते ही होंगे, ठीक है। अगर नहीं आते हैं तो आप शिकायत भी कर सकते हो, आपके पास नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी तो है, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझिए। अब आप देखिए कुछ कैंपेन्स या स्कीम्स की अगर हम बात करें कि कौन से स्कीम्स पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने चलाई हैं अवेयर करने के लिए लोगों को वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले कैंपेन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो ड्रेसअप, अच्छे ड्रेसअप्स हैं, महात्मा गांधी के ड्रेस में आप कुछ लोगों को देख सकते हो। अब पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या किया, ऑन 2 अक्टूबर 2020 was the day when people in the city of Patna were surprised to see Mahatma Gandhi himself cleaning their neighborhood and collecting their household waste। क्या हुआ, 2 अक्टूबर 2020 के दिन पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में जितना भी एरिया आता है तो लोगों ने क्या देखा कि महात्मा गांधी उनके आस पड़ोस को साफ कर रहे हैं। अब वो क्या था, एक कैंपेन थी पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की। उसने क्या करा, कुछ एक्टर्स या कोई भी, ठीक है, उन्हें महात्मा गांधी के ड्रेसअप दिया, उनको ड्रेस्ड किया महात्मा गांधी की तरह, और उनसे कहा कि आप लोग जाइए एरिया में और सफाई कीजिए। उससे क्या हुआ, लोग इंस्पायर हुए, ठीक है। उन्हें लगा कि महात्मा गांधी जी अगर साफ कर सकते हैं तो हमें भी साफ करना चाहिए, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि महात्मा गांधी जी ने स्वच्छता के प्रति वो कितना प्रयासरत थे, उन्होंने बहुत प्रयास किए हैं देश को स्वच्छ बनाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये इनिशिएटिव लिया गया था महात्मा गांधी जी की जयंती के दिन, ताकि लोग को अवेयर किया जा सके। ओके, तो आप देख सकते हो पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्वच्छाग्रही कैंपेन, इस कैंपेन का नाम था स्वच्छाग्रही कैंपेन, ठीक है। तो आप कैंपेन का नाम याद रखिए, 2 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया था स्वच्छाग्रही कैंपेन। स्वच्छाग्रही इसलिए रखा क्योंकि स्वच्छाग्रह, सत्याग्रह, ये उन्हीं के वर्ड्स थे गांधी जी के, तो उसी को देखते हुए ये वर्ड रखा गया था। दिस कैंपेन वॉज लॉन्च टू कोमेमोरेट 151 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग स्वच्छ पटना एंड फुलफिल बापू ड्रीम ऑफ क्लीन इंडिया। ओके, तो आई होप आप सभी को ने ऑब्जर्व किया होगा, देखा भी होगा। कुछ लोग अगर पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से बिलोंग करते हैं जो वीडियो देख रहे हैं तो आपने शायद देखा भी हो इस कैंपेन को, आपके एरिया में भी शायद आए हों महात्मा गांधी जी झाड़ू लगाने। ओके, इससे क्या होता है, लोग अवेयर होते हैं, ज़्यादा अवेयर होते हैं, ज़्यादा अपने को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं कि अगर महात्मा गांधी जी लगा सकते हैं तो हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश के प्रति। ओके, अगर हम अंडर द कैंपेन ऑल द सैनिटेशन वर्कर were dressed like Mahatma Gandhi. They perform all their routine work dressed up as Mahatma Gandhi while collecting waste, sweeping neighborhood. They also asked household to segregate waste in their homes and reduce, reuse, recycle their waste as much as possible। उन्होंने लोगों के जाके डोर टू डोर जाके लोगों को सजेस्ट किया कि आप लोग सेग्रीगेट करके वेस्ट को हमें दीजिए, आप लोग रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल का फॉर्मूला फॉलो कीजिए। नेक्स्ट अगर हम एक और कैंपेन की बात करें, द टू रिमूव ऑल द गार्बेज vulnerable points and actively engage citizens in promoting the spirit of sanitations, Burn Dream Patna Clean। ये एक अनदर कैंपेन का नाम है, बर्न ड्रीम पटना क्लीन। इस कैंपेन को पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने चलाया था। कैंपेन हैज़ बीन इनिशिएटेड, इट इज़ रन अप टू क्लीन इंडिया कैंपेन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Patna Municipal Corporation's Burn Dream Patna Clean campaign aim to make citizens aware and motivate them for neighborhood cleanliness। तो एक और इनिशिएटिव बर्न ड्रीम पटना क्लीन, एक सपना स्वच्छ पटना, इस कैंपेन के नाम से एक ड्रीम चलाया गया, और ये तब तक चलाया गया जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना क्लीन इंडिया कैंपेन को चलाए रखा, ठीक है। तो इसके अलावा इसके द्वारा भी लोगों को जागरूक किया गया कि वो अपने पटना को क्लीन करें, अपने पूरे बिहार को क्लीन करें। द कैंपेन वाज लॉन्च इन सितंबर 2020। ये सितंबर 2020 में कैंपेन को लॉन्च किया गया था। फ्रॉम मोरिया लोक ऑनरेबल मेयर श्रीमती सीता साहू, आपको इनका नाम पता ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये मेयर है। तो ऑनरेबल डिप्यूटी मेयर श्रीमती मीरा देवी with Municipal Commissioner Himanshu Sharma and other senior officers of Patna Municipal Corporations formed their tea and turned the Maurya Lok Complex one of the famous hangout place in the city of Patna, spike and span। They also whitewashed the public walls faded due to regular spitting of
पासर्स बाय। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, अपना जो भी चाय वगैरह थी तो वो बनाई, और उसके अलावा उन्होंने सड़कों को साफ़ किया। ठीक है, उन्होंने सड़कों को साफ़ किया, जो लोग बाग गुजरते हुए थूक देते हैं सड़कों पर, तो उन्होंने उस सड़कों को साफ़ किया, दीवारों को उन्होंने साफ़ किया। ओके, विद द ऑब्जेक्ट। एक और कैंपेन की अगर हम बात करें तो 2 कैंपेन हो गए। इसके अलावा अगर हम एक और ऑब्जेक्ट कैंपेन की बात करें तो बड़ा ही अच्छा कैंपेन था। विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्लम ब्यूटिफिकेशंस एंड इन्वॉल्व सिटीजन्स इन कीपिंग द सिटी क्लीन एंड ब्यूटिफुल, पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैज़ लॉन्च द रंग दे बसंती कैंपेन। पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने एक और बड़ा ही अट्रैक्टिव और इफेक्टिव कैंपेन लॉन्च किया। ठीक है, चाहे वो आप इमोशनली भी कह सकते हो कि बड़ा ही अच्छा कैंपेन था वो। ठीक है, तो उसका नाम क्या था, रंग दे बसंती कैंपेन। डबिंग द dwellings and explosions of bright color, lovely pictures and strong messages, the Rang De Basanti is not just any other slum beautification drive but a platform for citizens engagement in city sanitations and promoting the spirit of हमारा शहर मांगे हमारा साथ। ठीक है, तो बड़ी अच्छी स्कीम थी। क्या करा इस स्कीम में कि एक बस्ती ली गई, पुरानी बस्ती, जो बस्तियाँ आप समझ सकते हो कि झोपड़ी पट्टी में रहने वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप सोच सकते हो कि उतनी ज़्यादा सफाई वगैरह को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो अब कुछ लोग गए वहाँ पर, उन्होंने वहाँ पे चमकीले कलरों से उन वॉल्स को पेंट किया, वहाँ पे कुछ मैसेजेस लिखे अच्छे अच्छे, ताकि लोग अवेयर हो सकें और सफाई के प्रति जागरूक हो सकें। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि क्या अच्छे से सजा दिया है पटना में इस कॉरपोरेशन ने अपने कैंपेन से एक स्लम को। ठीक है, ये आप देख सकते हो, कुछ वर्कर्स थे जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया इस काम को। ठीक है, तो ये बड़ा ही अच्छा कैंपेन था। इमोशनली लोग कनेक्ट भी हुए और लोगों को इंस्पायर भी किया कि एक बस्ती को भी आप कितने अच्छे से स्वच्छ रख सकते हो। सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत है आपको, आप अच्छे से कलर लीजिए चमकीले से, और सिर्फ सफाई का ध्यान रखिए। वॉल को पेंट करना तो कोई भी कर सकता है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये बहुत अच्छे मैसेजेस वहाँ पे लिखे उन्होंने वॉल्स पे। ठीक है, तो उससे क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे भी सफाई की ओर ध्यान देते हैं, क्योंकि बच्चों को समझाना ना इतना ईजी नहीं होता है। अगर आप उन्हें पढ़ाएंगे तो वो शायद ना समझें, लेकिन अगर आप उन्हें वॉल्स पे मैसेज दे के समझाएं, आप उन्हें किसी फिल्म्स के थ्रू दिखाएं। ठीक है, चाहे आप विजुअली अगर उनसे कराते हैं, विजुअली आप अगर MP4 के माध्यम से कराते हैं तो उस माध्यम से वो जल्दी समझते हैं, इसलिए ये कैंपेन किया गया था। तो आई होप आपको तीनों कैंपेन बड़े अच्छे से समझ में आए। कुछ और कैंपेन्स हैं, या फिर आप पब्लिक सेक्टर PPP, एक टॉपिक आपका PPP है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने किन के साथ की है बेस को मैनेज करने के लिए इन बिहार स्टेट, तो वो हमें देखना है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हाँ मेरे थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहा था मैं, उस वजह से वीडियो थोड़ी लेट हो रही है। ठीक है, जैसे ही प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है तो हम जल्दी से जल्दी वीडियो को अपलोड करेंगे। तो ये आप समझने की कोशिश कीजिए, ये थे कुछ कैंपेन। नेक्स्ट एक चीज़ मैं और आपको थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा टाइम और मुझे आपका चाहिए। ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 चल रहा है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, अब पटना ने रिक्वेस्ट की कि हर कोई अपना फीडबैक दे, अपने पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कैसा वर्क कर रही है, सब कुछ आपको बताना है। एक ऐप है, तो प्लीज़ आप उस ऐप को इंस्टॉल कीजिए, अपना अच्छे से अच्छा फीडबैक जैसा भी आपको लगे। अगर बुरा काम किया है पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने तो आप बुरा फीडबैक दीजिए, अच्छा काम किया है तो अच्छा फीडबैक दीजिए, बट फीडबैक जरूर दीजिए। ठीक है, आपके स्टेट की रैंकिंग हो रही है, आपके स्टेट इंप्रूव भी कर सकता है, आपका स्टेट नीचे भी जा सकता है, तो जैसा भी आप चाहते हैं वैसा आप कीजिए, बट आप पार्टिसिपेट जरूर कीजिए रैंकिंग में। ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में। तो प्लीज़ मेरी भी रिक्वेस्ट है, पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की भी रिक्वेस्ट है, पटना को स्वच्छता का ताज पहनाना है तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में फीडबैक ज़रूर देना है। ठीक है, आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। ठीक है, तभी आपको अच्छा लगेगा, आपका शहर चमकेगा, ताज पहन भी सकता है। ठीक है, स्वच्छता का। तो मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्वच्छता कैंपेन में फीडबैक जरूर दीजिए अपना स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर। ओके, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड वन मोर थिंग, अगर आप पॉसिबल हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर भी कर सकते हो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हों तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बिकॉज मैं देखता हूँ कमेंट सेक्शन बिल्कुल ब्लैक रहता है। तो आपकी कोई भी क्वेरीज हो प्लीज़ मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपका मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको रिप्लाई कर ही देता हूँ। ओके, तो थैंक यू।